नमस्कार, देश की बात में हाजिर हैं। किसान आंदोलन आज 73वें दिन भी जारी है। आज किसानों ने देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम का आह्वान किया हुआ था। दोपहर 12 से 3 बजे तक किसानों ने अपने आज के प्रयासों को सफल बताया। हालांकि दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ये नहीं होना था। साथ ही किसानों की कोशिश थी कि हाईवे और शहरी इलाकों पर चक्का जाम रहे, लेकिन एम्बुलेंस के लिए रास्ते खोले रखे गए। हैदराबाद, बेंगलुरु, राजस्थान से भी सड़क जाम की तस्वीरें आईं। बेंगलुरु में 30 लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया। किसानों के साथ राजनीतिक दलों ने भी सड़कों पर उतरकर उनका समर्थन किया। उड़ीसा में आदिवासियों ने किसानों के चक्का जाम का समर्थन किया, तो पश्चिम बंगाल, तेलंगाना से भी ऐसी तस्वीरें आई। केरल के कोट्टयम में भी आज प्रदर्शन हुआ है। हालांकि ज्यादा असर पंजाब, हरियाणा में देखने को मिला है। लुधियाना में बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं। सोनीपत के पास ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को बंद किया गया। इसके साथ करनाल में दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे और पलवल में भी हाईवे बंद रहा। भारतीय किसान यूनियन ने कहा है कि किसानों ने पंजाब के 15 जिलों में 33 जगहों पर सड़कें जाम की। उधर दिल्ली पुलिस ने भी सुबह से ही मजबूत तैयारी की हुई थी। पुलिस का भारी बंदोबस्त था। करीब 50,000 सुरक्षा बल सीमाओं पर तैनात थे। तो किसी भी तरह की वारदात से निपटने के लिए तैयार थे। मेट्रोज पर भी रोक लगा दी गई थी। हालांकि आज ये तमाम प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। तो जो किसान हैं, आज के चक्का जाम का आह्वान से वो संतुष्ट हैं। क्या है उनका आंकलन? उनसे किसान नेता राजेंद्र सिंह से बात की है सौरभ शुक्ला ने। हम इस वक्त सिंगू बॉर्डर पर हैं। किसानों का चक्का जाम जो 12 से 3 तक था वो खत्म हो चुका है और कहीं से कोई कानून व्यवस्था की समस्या की खबर नहीं आई है। किसान संगठन काफी संतुष्ट नजर आ रहे हैं क्योंकि 26 जनवरी जैसा ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे इनके आंदोलन को मुश्किल रहे या फिर वो बदनाम। हमारे साथ बात करने के लिए राजेंद्र सिंह, दीप सिंह वाला हैं, कीर्ति किसान यूनियन से हैं और संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य भी हैं। सर, एक राहत की सांस 26 जनवरी को जो हुआ वैसा कुछ हुआ नहीं। चक्का जाम आपका शांतिपूर्ण तरीके से लगभग निपट गया है। हाँ, चक्का जाम शांतिपूर्वक रहा और हमारा आंदोलन और फैल गया है। तेलंगाना से, उड़ीसा से, बिहार से, और अभी पूरी रिपोर्ट आनी है। जितनी रिपोर्ट अब तक आई है तो बहुत नए क्षेत्रों में लोगों ने चक्का जाम किया है। तो आंदोलन हमारा लगातार बढ़ रहा है और पीसफुल रहा। आज हमारा आंदोलन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तीनों लॉ हम मानते हैं कि ये ट्रिपल मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, जो किसान का, मजदूर का और ग्राहक का जो कत्ल करेगी। और जैसे जैसे लोग एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले लॉ को समझ रहे हैं कि छोटे और दरमियाने किसान के खिलाफ है, और जितने लोग पीडीएस पर निर्भर है, 67% देश की आबादी जो पीडीएस पर निर्भर है, वो सभी लोगों को लगता है कि ये कानून हमारी रोटी भी छीन लेगा। तो जैसे जैसे इसकी जानकारी हो रही है तैसे तैसे हमारा आंदोलन बढ़ रहा है। जहां तक पीसफुल रहने की बात है तो 26 जनवरी को सरकार की जो साजिश थी लाल किले वाली, उसी के वजह से आंदोलन में जो गड़बड़ हुई। हमारा आंदोलन तो शुरू से पीसफुल था, अब भी पीसफुल है और पीसफुल ही रहेगा। अगर कहीं गड़बड़ होती है, हमने पहले भी कहा था 26 जनवरी से, अगर कोई गड़बड़ होगी तो उसकी जिम्मेवार सरकार होगी। तो उत्तर प्रदेश में तो आज चक्का जाम नहीं था, लेकिन हापुड़ में जो गन्ना किसान हैं उनसे बात की है हमारे सहयोगी अक्षय डोंगरे ने। इस वक्त हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में मौजूद है। पूरे देश में कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा एक चक्का जाम का आह्वान किया गया था, लेकिन कल राकेश टिकैत जो किसान नेता है उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, केवल ज्ञापन दिया जाएगा। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट है वहां पर जाकर किसान ज्ञापन देंगे और ऐसा ही आज हुआ। लेकिन क्या कारण थे कि राकेश टिकैत को यह बयान देना पड़ा कि यहाँ पर चक्का जाम नहीं होगा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में, और किस तरह से किसान यहाँ पर विरोध अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी क्या समस्या है, ये जानने के लिए इस वक्त हम गन्ना किसानों के बीच मौजूद है और इन्हीं से जानेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं, क्या कारण थे जहां चक्का जाम नहीं हुआ और किस तरह से इन लोगों ने गाजीपुर में चल रहा या फिर बाकी जगहों पर चल रहे किसान आंदोलनों को जारी रखे हुआ है। तो सबसे पहले ज्ञानेश्वर त्यागी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम समझना चाहते हैं कि क्या कारण थे कि आज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं हुआ। तो त्यागी जी, ये बताइए कि क्या कारण थे कि राकेश टिकैत को ऐसा कहना पड़ा। देखिए, बेसिकली उत्तराखंड और यूपी
किसान बेल्ट है, वो सॉरी गन्ना बेल्ट है, और यहाँ पे गन्ने का काफ़ी काम चल रहा है। गन्ने की छुलाई चल रही है, इधर आपका आलू की खुदाई चल रही है, यहाँ पे सब्जी भी मोस्टली होती है। तो यहाँ पे व्यस्त किसान काफ़ी व्यस्त है। और दूसरा, अगर हम जाम की लगाते तो इसमें कहीं ना कहीं किसान को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता, क्योंकि बहुत सी किसान का ट्रांसपोर्ट होता है, जो गन्ने को लेकर जाता है, गन्ने को लेने आता है, तो वो कहीं ना कहीं बाधित होता। और उसके बाद ये समस्याएं किसानों के लिए होती और किसान का इसमें नुकसान होता। अब हम जो हैं अपना एक आंख धरने पर रख रहे हैं और एक आंख अपनी खेती पर रख रहे हैं। तो किस तरह से आप लोगों ने धरना जारी रखा हुआ है यहाँ पर? क्या लोग बदल बदल कर जाते हैं? कैसे आप लोगों ने धरने को कायम रखा है? कुछ लोग हमारे 24 घंटे वहाँ पे रहते हैं जी, तब हम जाते हैं, वो वापसी आते हैं, अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। और सप्लाई वगैरह भी ले जाते हैं? सप्लाई वगैरह जो सब्जी है, खाना, हाँ, ये जो खाने पीने का राशन होता है उसे साथ ले जाते हैं। अच्छा। दूसरी चीज एक समझने की बात यह है कि अगर गन्ना किसानों की बात करी जाए या फिर किसानों की पूरे देश में बात करी जाए तो एक समस्या नहीं है, समस्याएं कई सारी है। लेकिन सबसे मुख्य समस्या की अगर बात करी जाए तो वो क्या है और उसकी वजह से आप लोगों को किस चीज का सामना करना पड़ता है? देखो, ये पहली बात तो गन्ना हमारा खेत तो बाहर निकल जाए जी, एक मेन कारण तो ये जितनी जल्दी साफ हो जाए, क्योंकि हमारे गेहूं भी नहीं बुए, अगली फसल भी लेट हो रही है। सारी समस्या ये है कि खेत खाली होना है, अगली फसल बोनी है, टाइम रहेगा, अगली फसल तो खत्म ही होगी गेहूं तो की। क्यों नहीं आपका गन्ना बिक पा रहा है? गन्ना क्योंकि पर्ची नहीं आ रही, हमारे यहाँ पेमेंट भी नहीं हो रहा, पर्ची भी नहीं आ रही। पहली बात तो पेमेंट तो किसान बाद में देखता, पहले तो खेत खाली करने की सोचता। तो अगर गन्ना एक्ट की बात करी जाए तो उसमें प्रावधान ये है कि 14 दिनों के भीतर अगर मिल ओनर द्वारा गन्ने का भुगतान अगर नहीं किया गया तो उसके बाद आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है? और अगर नहीं हो रहा तो आपने कुछ कानून की कोई कार्यवाही करने की कोशिश की? किस तरह का कोई समाधान आपको मिला हो? क्योंकि राजनीति बहुत हुई है इस मुद्दे पर। भैया, ब्याज की तो बात छोड़ दो, हमसे तो ब्याज उल्टा लिया जाता गन्ने पे। अगर हम गन्ने सोसाइटी से अपना खाद लिया हुआ तो उस दिन से ही हम पे ब्याज चालू हो जाता है। हमें तो ब्याज सरकार नहीं देने देती। इस सरकार का ही पेट इतना भारी हो रहा है कि इसको इतना चाहिए, ब्याज कहाँ से देगी? हमारे तो 2-2 साल का 1.5 साल का पेमेंट नहीं मिलता। और किसान की हिम्मत देखो, तो पर्ची मांग रहा है और यूँ कह रहा है 2 साल में दे दी तू हमें पर्ची दे दे, हमारा खेत खाली हो जाए। खेत खाली करवाने को तैयार नहीं है मिल मालिकों से। ये तो बहुत ऊंचे कलाकार बैठे हैं। लेकिन आपको वापस हम पंजाब और हरियाणा का जो चक्का जाम हुआ वहां ले चलेंगे। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली मौजूद है हमारे साथ। गजाली, आंकलन क्या है आपका? क्योंकि तमाम ज्यादातर तस्वीरें हैं और पंजाब और हरियाणा से आई हैं जहां पर इसको काफी असर इसका देखा गया है। क्या कह रहे हैं वहां पर मौजूद किसान आपसे? देखिए, 26 जनवरी के बाद के पूरे जो प्रकरण हुआ वहां पर लाल किले के बाद, तो कहीं ना कहीं मूड भी डाउन था। गांव में एक दूसरी चिंता का विषय यह भी था कि कई नौजवान जो वहां पर अभी भी नहीं मिले हैं या लापता हैं, और अब यूनियन, सरकार और विपक्ष उनकी खोज में लगी हुई है। तो अब जब गांव से लोग जाते हैं वहां सिंघू या टीकरी बॉर्डर पर, तो गांव में अब आपको अपने सरपंच या पंचायत के यहाँ नाम और एड्रेस मेंशन करना होता है। तो प्रोटेस्ट भी कई चरणों से गुजरा है, अब ये दूसरा चरण है। और 26 जनवरी के बाद से प्रोटेस्टर्स को इंगेज रखने के लिए या उनकी एनर्जी रिटेन करने के लिए और खुद की क्रेडिबिलिटी, प्रोटेस्ट किस जगह पर पहुंच चुका है या उसने कितना सपोर्ट लूज किया है या और गेन किया है, उसका एक लिटमस टेस्ट था आज कि आपने नॉन वायलेंट भी रहना है लेकिन आपको अग्रेसिव भी रहना है। ये जरूर प्रूफ करना है कि आप उतने ही दृढ़ या अपने टारगेट को अचीव करने के लिए आप उतने ही मजबूत अभी भी हैं। उसका एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था कि आपके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन हो गई है, तरह तरह की बयानबाजी हो रही है इतने दिनों से, आपको अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी से रिलेट किया जा रहा है इस मूवमेंट को। तो क्या आपने अर्बन या रूरल एरियाज में या जो आपके सपोर्ट का कोर बेस था, क्या उसमें आपकी गिरावट आई है या नहीं? लेकिन आज के इस 3 घंटे के चक्का जाम से मैं आपको बताऊं कि और नए जगहों से लोग जो हैं इसमें जुड़ रहे हैं। और आज के चक्का जाम में अगर पूरा हाईवे आप कह लें पठानकोट से दिल्ली तक, जो हरियाणा के कई जिलों से गुजरता है, पंजाब के कई जिलों से गुजरता है, तो लगभग मैक्सिमम जिलों में जहां से ये हाईवे गुजरते हैं वहां पर अच्छी संख्या में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग
तीनों ही वहां पर आकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और दूसरी बात यह कि हमेशा आपको ऐसे सिट इन प्रोटेस्ट, जब इनडेफिनिट स्ट्राइक होती है तो उसकी सस्टेनेंस या सर्वाइवल का की रीजन होता है कि आप अपने प्रोटेस्टर्स को कितना मोटिवेटेड रखते हैं। तो एक एक्टिविटी हर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपके यूनियन लीडर्स आपको देते रहे हैं। जैसे आज हम फास्ट रखेंगे, एक दिन का फास्ट होगा, पीसफुल मार्च होगा या सफाई करेंगे। तो 26 जनवरी के पूरे इंसिडेंट के बाद उस पर भी कहीं ना कहीं एक धक्का लगा था, क्योंकि आपका मोराल डाउन है, क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। उसमें आप दोबारा अगर फौरन किसी एक्टिविटी में आते तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्रंटेशनल अप्रोच दिखता। 26 जनवरी के बाद, इतने समय के बाद, लगभग 10 दिन का तो समय कह ही सकते हैं, इस 10 दिन के बाद आज बहुत पीसफुल, सारे रेस्ट्रिक्शंस और सारी निगाहें आप पे थी कि कहीं आज भी वो शरारत या उस तरह का वायलेंस ना हो। तो उन सब से बचाकर पीसफुली आम लोगों को ज्यादा असुविधा ना होते हुए, क्योंकि देखा है आपने विजुअल्स में कि कैसे किसान, कुछ जो लोग फंसे थे उनको जाम में खाने पीने की चीजें दे रहे थे या एम्बुलेंस आने जाने की इजाजत दे रहे थे। तो उन सब के बीच में कहीं ना कहीं एक आज फील गुड फैक्टर उनको रहा होगा कि परहैप्स अब जाकर उनका एजिटेशन बैक ऑन ट्रैक दिख रहा है। बिल्कुल, बहुत अहम है कि अपना आप आंदोलन जारी रखें, लेकिन एहतियात के साथ, सतर्कता के साथ और शांतिपूर्ण तरीके से। बहुत बहुत धन्यवाद गजाली इस जानकारी के लिए। और अब आइए एक बार फिर हम चलते हैं टीकरी का। दिल्ली में तो आज चक्का जाम नहीं होना था, लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस ने तमाम एहतियात बरती हुई थी। दिल्ली की सीमाओं पर किलेबंदी सी एक जगह बता सकते हैं थी। 50,000 सुरक्षा बल मौजूद थे। टिकरी बॉर्डर से रिपोर्ट। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर शनिवार को किलेबंदी कर दी गई। किसानों के देशव्यापी चक्का जाम को देखते हुए यहां करीब 20 स्तरीय सुरक्षा लगा दी गई। कटीले तारों और नुकीली कीलों के बाद यहां जाल भी लगा दिया गया। किसानों ने ऐलान किया है कि आज वो दिल्ली में कोई चक्का जाम नहीं करेंगे, लेकिन जिस तरह से 26 जनवरी को हिंसा हुई उसके बाद दिल्ली पुलिस अब सुरक्षा में कोई चूक नहीं चाहती है और इसीलिए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के अंदर और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा पहले के मुकाबले ज्यादा कड़ी कर दी है। 26 जनवरी की हिंसा को देखते हुए पुलिस इस बार पहले से ज्यादा चौकस रही। वहीं पुलिस बैरिकेड के उस पार बैठे किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। हमने मतलब चक्का जाम करया, भारत बंद नहीं करया। भारत बंद का मतलब दुकाना बंद करनी अपने को नहीं, चक्का जाम है। पंजाब से हमको इतनी हमायत मिल रही है, बहुत ज्यादा। देखो तो इससे बात कोई कमला बंदा तो कह दे काला नहीं है। कला किसान नहीं इसको काले कानून कह रहा है, सारा देश कह रहा है। उद्योगपति कह रहे ने, आड़ती कह रहे ने, मुलाजम कह रहे ने, मजदूर कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं, खेतीबाड़ी मंत्री को नहीं पता लग रहा काला कानून है, वो सारा कुछ ही काला है। किसानों के समर्थन में हरियाणा के चरखी दादरी से 40 गांव के खाप के लोग भी दिखे और पंजाब के मानसा से आए वकीलों का समूह भी। कुछ लोग हमारे यहाँ से चक्का जाम में चले गए हैं, बाकी यहाँ पर है। हम शांतिपूर्ण तरीके से चक्का जाम करेंगे, कोई अहिंसा नहीं होगी उसके अंदर। और अहिंसा करने वाला अगर कोई उपद्रवी हो, वो सरकार अपने आदमी भेजती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरकार इनलीगल तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਮੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। टिकरी बॉर्डर से कई किसान दिल्ली के बाहर चक्का जाम में शामिल होने गए। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भारी सुरक्षा के बीच आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलता रहा। टिकरी बॉर्डर से कैमरामैन अश्विनी मेहरा के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। तो देशव्यापी चक्का जाम को लेकर दिल्ली छावनी में तब्दील रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती और जगह जगह पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था थी। हालांकि मेट्रो के कई स्टेशन बंद कर दिए गए जो अब शुरू हो गए, लेकिन क्या असर रहा, देखिए रिपोर्ट। ये पुलिस का इंतजाम है। आसमान से वो तस्वीर बहुत हद तक साफ होती है कि बंदोबस्त में कोई कमी नहीं थी। जगह जगह पुलिस के जवान। चक्का जाम को लेकर दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के करीब 50,000 जवानों की तैनाती रही। किलेबंदी लाल किले पर भी रही। 26 जनवरी की घटना से सीख लेते हुए पुलिस का यहाँ पे अच्छा खासा बंदोबस्त है, पूरी किलेबंदी की गई है और वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मौजूदगी है पुलिस की। हालांकि पुलिस की मौजूदगी तमाम उन सड़कों पर है जो हमने देखा, ITO के पास हो, प्रगति मैदान के पास हो, अक्षरधाम के आसपास हो, सिग्नेचर ब्रिज के आसपास हो,
तो कुल मिलाकर 50,000 दिल्ली पुलिस के जवान हो या सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जवान हो, उनकी तैनाती की गई है इस चक्का जाम के मद्देनजर। हालांकि इसका असर दिल्ली पर नहीं पड़ने वाला है, जो किसान नेताओं की अगर माने तो, लेकिन लाल किले पर भी अच्छा खासा बंदोबस्त है। चक्का जाम का असर सड़कों पर या गाड़ियों की आवाजाही पर तो नहीं पड़ा, पर एहतियातन कई मेट्रो स्टेशन जरूर बंद कर दिए गए, जिससे सवारियों को परेशानी आई। सुबह मैं मेट्रो से आया था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि यहाँ मेट्रो स्टेशन कोई बंद होगा। अब स्टूडेंट हम, अब इतना पैसा तो है नहीं हम पे कि कैब वगैरह करके जाएं। अब कैब से भी करके जाएंगे तो फिर अब बस में जाना पड़ेगा। थोड़ा कम से कम 1000 रुपये का आज का नुकसान है मेरे को। लेफ्ट संगठन से जुड़े कुछ नेता कार्यकर्ता ITO के शहीदी पार्क के पास किसानों के समर्थन में आए, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तो शहीदी पार्क से अभी फिगर आ रहे हैं। बेसिकली हमने करीब 60 से ऊपर अभी तक डिटेन करके। पूरी दिल्ली में ये सिर्फ मैं शहीदी पार्क का शहीदी पार्क। और अभी तक कोई अनहोनी खबर या चक्का जाम को लेकर कहीं से कोई खबर जो आपके पास आ रही है? मेरी जानकारी में पुलिस को आशंका थी तो दिल्ली में इंतजाम पुख्ता थे। सड़कों पर न तो कोई परेशानी दिखी और न ही जाम का झाम ही दिखा। नई दिल्ली से परिमल कुमार, NDTV इंडिया। तो एक ब्रेक के बाद आपको गाजीपुर बॉर्डर भी ले चलेंगे और साथ ही महाराष्ट्र भी, जहां पर चक्का जाम रहा और किसानों को महाराष्ट्र में किस तरह से राजनीतिक दलों का साथ भी मिला। मुंबई में भी किसान आंदोलन के समर्थन में चक्का जाम किया गया। खास बात यह रही कि इस दौरान राजनीतिक दल भी किसानों के समर्थन पर सड़कों पर उतरे। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने यहां रैली निकाली। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के साथ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सोहित मिश्रा। देश भर में अगर बात की जाए तो शनिवार के दिन चक्का जाम का कार्यक्रम किया जा रहा है और उसी के साथ में अगर देखा जाएगा तो मुंबई में भी जो है लोग चक्का जाम का काम कर रहे हैं। अगर आप देख सकते हैं संयुक्त शेतकरी कामगार मोर्चा जो है महाराष्ट्र का वो, या अगर और आप देखेंगे तो आपको एनसीपी के झंडे, समाजवादी पार्टी के झंडे और कुछ यूनियन लीडर्स के नेता भी यहाँ पर मिल जाएंगे। मुंबई के कुर्ला इलाके में जो है ये प्रदर्शन किया जा रहा है और जिस तरह से कृषि कानून के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों पर प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं किसानों के समर्थन में, उसी तरह के प्रदर्शन आपको यहाँ पर भी देखने मिलेंगे। अब जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट राजेंद्र दयालकर आपको दिखा रहे हैं ये एनसीपी के कार्यकर्ता हैं। आपको समाजवादी पार्टी के झंडा भी वहाँ पर नजर आएंगे। एक ये कहीं ना कहीं अंतर रहा है मुंबई और दूसरी दिल्ली की अगर बात करें उन दोनों के बीच में। दिल्ली में जहाँ पर जो नेताओं को मंच से दूर रखा जाता है, तो यहीं पर आपने देखा होगा कि जब किसान मुंबई के आज़ाद मैदान आए थे तब शरद पवार हो, बाला साहेब थोरात हो, वो खुद मंच पर मौजूद थे। महाराष्ट्र में जो महाविकास आघाड़ी है जिसमें 3 पार्टियां हैं, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी, उन्होंने किसानों की मांगों का समर्थन किया है, कृषि कानून के खिलाफ हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि महाराष्ट्र में कमेटी बनाई जाएगी ताकि इन कानूनों को जो है इस राज्य में लागू नहीं किया जाए। और इसलिए आप देखेंगे कि ये एक बड़ा अंतर आपको देखने मिलेगा कि यहाँ पर राजनीतिक पार्टियों के लोग भी जुड़े हुए आपको नजर आएंगे। संजय राउत जो शिवसेना सांसद हैं वो हाल ही में दिल्ली में गए थे। उन्होंने राकेश टिकैत से भी वहां पर मुलाकात की थी और उन्होंने जो है अपना समर्थन जाहिर किया था। पुलिस की सुरक्षा आपको दिखा दें कि पुलिस यहाँ पर मौजूद है। उन्हें भी पता है कि चक्का जाम होगा, इसलिए उन्होंने गाड़ियों को पीछे ही रोक दिया और वहां से डाइवर्ट कर दिया ताकि कहीं पर किसी प्रकार के लोगों को परेशानी ना हो। ये स्टेशन के पास में ये जो इलाका है वहां पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इन लोगों की मांग वही है कि जिस तरह से दिल्ली में आंदोलन चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि कृषि कानून के खिलाफ जो उनकी मांगे हैं उसे लेकर यहाँ पर आए हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर ऐसी भी हैं जो महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है उसका मांग वो कर रहे हैं, क्योंकि खेती में जो है महिलाएं बड़े पैमाने पर मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह का रिप्रेजेंटेशन उन्हें मिलना चाहिए वो उन्हें मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और एक बार फिर से आपको गाजीपुर लिए चलते। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार किसान पहुंच रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से कहा है कि एक वक्त था जब किसान नोट पर होता था, आज रोड पर है। उनसे बात की हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने। गाजीपुर बॉर्डर पर लगातार जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। हालांकि राकेश टिकैत बोल चुके हैं कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन फिर भी
बातचीत नहीं हो रही है, गतिरोध बना हुआ है। कुछ किसान हैं हमारे साथ में जो कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम सारे अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा है। गतिरोध ये अब तो सारी बातें सरकार के ऊपर हैं। सरकार को देखना चाहिए कि भाई कितने दिन हो गए हैं, यहाँ 70 से ज्यादा दिन हो गए हैं किसानों को बैठे हुए, और सरकार कहीं ना कहीं बातचीत की मंशा दिखाई नहीं दे रही उनकी। कभी वो बैरिकेड बढ़ा देती है, कभी वो किले ठुकवा देती है, और वहां से बैठकर सिर्फ ये बोल देती है कि हम 1 कॉल की दूरी पर है। अगर 1 कॉल की दूरी पर है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो प्रधान सेवक हैं, तो क्यों नहीं आ जाते? उनको पता है दिल्ली से इतना नजदीक है, 10 मिनट का भी रास्ता नहीं है। आइए और किसानों के बीच में बात कर लीजिए। तो आप लोग क्यों नहीं चले जाते हैं बातचीत करने के लिए? देखिएगा, की दूरी पर है, कॉल कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री 1 कॉल की दूरी नहीं, 10 किलोमीटर की दूरी है। और लोकतंत्र में जहां प्रधानमंत्री प्रधान सेवक की बात करते हो, यहां तुरंत तत्काल उन्हें एक बैठक बुलानी चाहिए और अपनी अध्यक्षता में बात करनी चाहिए और किसान की बात सुननी चाहिए। ये वो अन्नदाता है जो मतदाता था, ये वो अन्नदाता है जो मतदाता था इस सरकार का। तो सरकार को भी तुरंत दिल खोल के 56 इंच का और ये बिल्कुल तीनों बिल वापसी दे देने चाहिए ताकि किसान की घर वापसी हो जाए। तो हमारा ये मानना है कि भारत में आज बहुत लोग हुए हैं, चाहे राजा महाराजा, अंग्रेज या औरंगजेब, और हमेशा एक किसान जब आ गया है तो जीत के वापस गया है। तो प्रधानमंत्री जी आचरण में उतार लें इस बात को, अच्छा काम कर लें प्रधानमंत्री जी। और ये किसान जो है, इसमें एक प्राकृतिक साथ में इसका जुड़ा हुआ मामला है। और ये कभी ट्रैक्टर पर बैठ के, कभी नोट पे छपा होता था, आज रोड पे बैठा है किसान और खुले आसमान के नीचे। अच्छा, आप लोग भी क्यों इतना ज्यादा वो हो गए कि 3 बिल वापस ही हो, जब सरकार ये कह रही है कि संशोधन हम कर सकते हैं और सस्पेंड कर सकते हैं बिल को, तो क्यों आप लोग अड़ गए हैं? सरकार की नीयत सही नहीं है। 11 बार वार्ता हुई, हमारे नेता भी जानते थे, देश भी जानता था कि इन्हें कुछ नहीं करना। 11 बार बुला के उन्होंने टहलाई। सरकार पहले ये कह रही है कि हमने जो प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव पे हमने बात कर ली उसी पे बात करें। जब एक जगह बात टूट गई तो सरकार को 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए। भाई सरकार ये साथ ये भी कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि जहां से बात टूटी है वहां से बात करें। बात जो आज हमें 73 दिन हो गए और तरह तरह के हमारे आंदोलन को बदनाम करने की, हर तरह के डाइवर्ट करने की कोशिश की गई। 26 तारीख में भी जो हुआ, हम आपके चैनल के माध्यम से बात करते हैं, कम से कम उसकी न्यायिक जांच हो, असली दोषी लोग सामने आए। और देश की बात में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे पश्चिम बंगाल। यहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। और अब पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं। आज उन्होंने मालदा जिले में एक रैली कर परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। रैली के दौरान उन्होंने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन का समय है और इस बार चुनाव में कमल खिलेगा। उन्होंने ममता बनर्जी पर बंगाल को पीछे ले जाने का आरोप भी लगाया। उधर बीजेपी की रैली के साथ ही पश्चिम बंगाल के नाडिया में तृणमूल कांग्रेस ने भी आज 2 दिनों की बाइक रैली की शुरुआत की है। हालांकि इस दौरान बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव की आशंका है, क्योंकि बीजेपी भी नाडिया में रैली निकाल रही है। मित्रों, এটা परिवर्तन यात्रा प्रारंभ हो चुकी, यहां से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई। ये परिवर्तन सिर्फ सरकार का परिवर्तन नहीं है, ये परिवर्तन विचार का परिवर्तन। आपको मालूम है 10 साल पहले मां, माटी, मानुष, इसकी सौगंध लेकर के ममता जी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा, और जहां तक माटी का सवाल है उसकी भी इज्जत नहीं की गई, और जहां तक मानुष का सवाल है उसकी भी रक्षा नहीं की गई। ये कैसी सरकार है? टोलाबाजी की सरकार, तानाशाही की सरकार। हमारे लगभग 130 लोग मारे गए हैं, 300 से ज्यादा लोगों पर अटैक हुआ है।
ये कैसी सरकार है? इस सरकार को जाना है। और तो और छोड़िए, जब ये हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं तो मैं समझ सकता हूं कि साधारण आदमी की बंगाल में क्या हालत है। देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक के बाद आपको ले चलेंगे शिमला में हुई है जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में ताजा बर्फबारी हुई है। भारी बर्फबारी से राजधानी शिमला में चारों तरफ बर्फ की चादर दिखाई दे रही है। मॉल रोड समेत शहर की तमाम सड़कें बर्फ की चादर से ढकी हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बर्फबारी के बाद रास्तों में बर्फ हटाने का काम चल रहा है। भारी बर्फबारी के चलते लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोरोना महामारी के चलते पूरी दुनिया में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में कोरोना वॉरियर खुद की परवाह किए बिना लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। 12 साल की भारती से मिलिए, जिन्होंने इस दौर में मास्क बनाकर लोगों को बांटे हैं। इनके पिता कूड़ा उठाने का काम करते रहे। अपने भाई की मदद से इन्होंने 200 से ज्यादा मास्क बनाकर लोगों में बांटे हैं। एनडीटीवी डिटॉल बनेगा स्वस्थ इंडिया, इनके योगदान के लिए इन्हें सैल्यूट करता है। मैम, मेरा नाम भारती है। मैं 12 साल की हूँ। मैंने 120 मार्क्स सिले हैं। मैम, हम बड़े होके बनना चाहते हैं टीचर। कहीं जाते थे ना अपनी मम्मी के साथ बैंक वगैरह, वहाँ पे सब लोग मास्क लगाते थे और यहाँ पे मेरी गली में कोई लगाता नहीं था। मेरे आस पड़ोस के लोग कोई भी नहीं लगाता था। मैंने सोचा इनके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने बोला भी इन्हें कि तुम लोग मास्क क्यों नहीं लगाते हो, और कोरोना इतना फैला तो सब कह रहे इतने पैसे कहाँ से आएंगे मास्क के। तभी मैंने अपने भाई से कहा, भाई मैं मास्क सिलना चाहती हूँ। तो फिर मेरे भाई ने कहा तो सिल भी पाएगी। मजाक उड़ा रहा था वो हमारा। पहली बार में तो मेरे को लगा कि ये ऐसे ही टाइम पास कर रही है, कि मजाक बोल रही है। तो मैंने बोला कि ठीक है, बना के देख, अगर तो बन जाए तो मैंने बोला हेल्प करूँगा मैं तेरी। तो फिर उसके बाद जो तेल वेल डालना था उसमें मशीन में ठीक करवाया। पहले तो इनने बनाया तो थोड़ा बहुत गड़बड़ बन गया था, तो मैंने यूट्यूब पे इसको सर्च करके दिया, तो इनने देख कर बनाया थोड़ा बहुत। तो घर में पुराने कपड़े थे, हमने पुराने कपड़े ढूंढे। हमारे भाई ने अपनी पॉकेट मनी से हमारी मशीन ठीक करवाई, हमें सुई धागा वागा ला के दिया। उनके मास्क सिल के फिर मैंने लोगों को बांटे, तो वो लोग खुश हुए। तो कहते बहुत अच्छा काम करे, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। तो मैंने और भी मास्क सिले। हम लोग तो मैडम रोज के कमाने खाने वाले हैं, गरीब आदमी हैं। मैं रहते तो बहुत दिन से हो गई। लड़की की मेरे बचपन से बहुत हौसला है, छोटी पर से। फिर कोरोना हो गया था, कहीं बच्चे जाते होते नहीं थे। फिर कहने मम्मी मैं मास्क बनाऊँ, मैं बोली बना लेगी। अब तो हाँ, मैं देख के बना लूँगी। मेरे दिल में नहीं था जो मेरे इतने गरीब बच्चे को मेरी बेटी इतना मैंने आगे को बढ़ाई। इस खबर के साथ अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी रहेगा। नमस्कार।